नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में विदेशियों के आगमन के बारे में हम बात करने वाले हैं। विदेशियों के आगमन में हम सबसे पहले तो समझेंगे कि विदेशी भारत में आए ही क्यों थे। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इनका क्रम क्या रहा है। भारत में विदेशियों का जो आगमन हुआ है वो सीक्वेंस रहा है। पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर कौन आए हैं, डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं और फिर फ्रांसीसी आए हैं। इसी में एक बीच में डेनिश भी आते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनसे लेकर आपके यहाँ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें से सबसे पहले जो आएगा वो कौन होगा, पुर्तगाली होगा। और सबसे अंतिम में जाने वाला भी कौन था, पुर्तगाली था। तो हमने देखा ये सारी चीजें रही। अब हमको ये समझना है कि ये लोग आए ही क्यों थे। होगा क्या कि यूरोप के जो देश हैं वहां पे क्या होता है, ठंडापन होता है। क्या होता है, ठंडापन होता है और वहां पर गर्म मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। किसकी, गर्म मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। और ईरान वाले क्या है, यूरोप में ईरान वाले जाकर क्या करते थे, व्यापार किया करते थे और भारत के बारे में बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है। इसको सुनकर उनके मन में लालच की भावना जैसे आई कि अगर हम वहाँ पर सोने की चिड़िया है तो हमें भी जाना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि हो सकता है उस समय क्या होता है कि विश्व की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं थी और स्थल मार्ग पर अरबों का या ईरानियों का कब्जा था। तो होगा क्या कि ईरान वालों ने क्या किया था, कब्जा किया था। तो यूरोप वाले क्या करेंगे, जल मार्ग से भारत को ढूंढने की कोशिश करेंगे। किसकी, जल मार्ग से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ढूंढने का सबसे पहले जो कार्य किया जाता है वो कौन करता है, कोलंबस। कौन करता है, कोलंबस। और कोलंबस जब भारत की खोज करने के लिए निकलता है तो किसकी खोज कर लेता है, अमेरिका की खोज कर लेता है। किसको खोजने के लिए निकला था, भारत को खोजने के लिए निकला था, लेकिन वो किसको खोज लेता है, अमेरिका को खोज लेता है। तो इसका जो कार्य था वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। फिर क्या होता है, किसको खोजने के लिए भेजा जाता है, पुर्तगाली व्यक्ति किसको भेजा जाता है, वास्को डी गामा को भारत की खोज करने के लिए भेजा जाता है। और इसको भेजने वाला कार्य जो किया था वो कार्य किया था पुर्तगाल के शासक इमैनुअल ने उसको भेजा था। किसने भेजा था, इमैनुअल ने उसे भेजा था। तो होगा क्या, वास्को डी गामा भी क्या करता है, भारत को ढूंढने के लिए निकलता है और वो कहाँ पहुंचता है, केप ऑफ गुड के पे। कहाँ पे, केप ऑफ गुड पर पहुंचता है। और वहीं पर उससे किसकी मुलाकात होती है, केप ऑफ गुड पर किससे मुलाकात होती है, गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद से उसकी मुलाकात होती है। और अब्दुल माजिद के सहायता से वास्को डी गामा पहुंचता है कालीकट के बंदरगाह पे। कहां पहुंचता है, कालीकट के बंदरगाह पे। किसके सहायता से, अब्दुल माजिद की सहायता से। कहां पहुंचता है, पहुंचता है कालीकट। अब्दुल माजिद की सहायता से कहां पहुंचता है, कालीकट पहुंचता है। और कालीकट का उस समय जो शासक होता है वो होता है सामुरी। क्या है, सामुरी, जिसको एक उपाधि दी जाती थी, उसे क्या कहते हैं, जमोरिन। क्या कहते हैं, जमोरिन। और ये जमोरिन के नाम से ही प्रसिद्ध था। भारत पर पहले अरबों का व्यापार होता था। तो जब कालीकट पर वास्को डी गामा उतरा तो क्या हुआ, अरबों ने इस चीज का विरोध किया कि तुम क्या करने यहाँ पे आए हैं। लेकिन जमोरिन को या सामुरी को भी क्या चाहिए था, उनका एक प्रतिद्वंदी चाहिए था। और कालीकट में जब वास्को डी गामा पहुंचा तो उसने क्या किया, ढेर सारे उपहार दिए, जिससे सामुरी और जमोरिन खुश हुआ। जैसे आप समझिए दोस्तों, क्या होता है, अगर आपको कोई उपहार देता है, क्या करता है, उपहार देता है, तो हम क्या होते हैं, उसके प्रति थोड़ा सा दया का भाव दिखाते हैं। और उसी दया भाव के कारण किसकी मुलाकात होती है, वास्को डी गामा और सामुरी की मुलाकात होती है। जब मुलाकात हुई तो ठीक है, बस उनसे बात होने के बाद कहता है, जमोरिन कहता है कि ठीक है तुम आए, अच्छा लगा, लेकिन अब बताओ तुमको चाहिए क्या, क्या चाहिए, तुमको चाहिए क्या, तुम आए क्यों हो यहाँ पे। तो जमोरिन कहता है कि मुझे महाराज चाहिए मसाले और जड़ी बूटियां। क्या चाहिए,
मसाले और जड़ी बूटियाँ। जबोरिन तो खुश हुआ, उसने कहा अरे ये तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तुम क्या करो आराम से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वास्को डी गामा क्या करता है कि वहाँ से मसाले खरीदता है और जड़ी बूटियाँ खरीदता है। क्या करता है? मसाले और जड़ी बूटियाँ खरीदता है और जड़ी बूटियों को ले जाकर कहाँ पर? यूरोप में बेचता है और लगभग उसे 60 से 62 गुना मुनाफा होता है। कितना? 60 से 62 गुना मुनाफा होता है। और जब यह होता है तो पुर्तगाल की जो राजधानी लिस्बन थी, क्या थी? लिस्बन थी, वहां पर हाहाकार टाइप का मच जाता है। और उस समय फिर क्या होती है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन क्या बन जाती है? यूरोप के बाजारियों की मेन मंडी बन जाती है। तो कालीकट पर कब पहुंचा था वास्को डी गामा? वो पहुंचने का जो टाइम था वो था 1498। कब था? 1498 में वो भारत पहुंचा था। कहां पर? कालीकट के तट पे पहुंचा था। और ये जो डेट है कहीं कहीं आपको 17 मई मिलेगी और कहीं कहीं पर 20 मई मिलेगी। तो पहली बार कालीकट पे वास्को डी गामा कब आया था? 17 मई या 20 मई 1498 को वहां पहुंचा था। दूसरी डेट जो है वो कहते हैं कि वास्को डी गामा दोबारा भारत में कब आया था? 1502 में आया था। कब आया था? 1502 में वो भारत आया था। फिर क्या होता है? आएगा, व्यापार करके पुनः वापस जाएगा और ढेर सारा धन कमाएगा। जैसे मैंने बताया कि पहली बार में 60 गुना कमाया था, तो ढेर सारे जहाज वहाज लेके आएगा, जिससे क्या होगा? ढेर सारा उसे प्रॉफिट होगा। फिर क्या होगा? वो तीसरी बार भारत में 1524 में आया था। कब आया था? 1524 में आया था। और कहते हैं कि कोच्चि में ही क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है? वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। और वास्को डी गामा की जो समाधि है वो कहाँ पे है? कोच्चि में है। अभी तक जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो 1498 में आया था। ये पहले कई बार पूछे गए हैं। दूसरी चीज आपसे पूछी जा चुकी है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था दोबारा, तो आया था 1502 में। और तीसरी बार वो कब आया है ये पूछे जाने की संभावना है। ये कब आया था? 1524 को आया था। और कोच्चि में ही क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। कि वास्को डी गामा कैसे आया? अब्दुल माजिद की सहायता से भारत आया और उसने क्या किया? मसालों का व्यापार किया। और उससे पहली बार में 60 गुना व्यापार हुआ और दूसरी बार आया तो वो भी व्यापार किया। उसके बाद तीसरी बार जब आता है तो उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं? एक कोठी का निर्माण करते हैं। जब आएंगे तो ये लोग व्यापार करने ही तो आए थे। क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे। तो होगा क्या कि ये लोग जब आएंगे तो इनको लगेगा कि हमें एक ऐसी सुरक्षित जगह की जरूरत है जहाँ पे क्या करेंगे? हम उन चीज़ों की फिनिशिंग कर पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं? मसाले को खरीद रहे हैं, तो क्या मसाला जैसे उगता है क्या वैसे ही ले जाएंगे? क्या वैसे तो नहीं ले जाएंगे ना। तो उसकी फिनिशिंग या सफाई करने के लिए उन्होंने एक कोठी या फैक्ट्री की स्थापना की, जिसमें कोई चीज़ बनता नहीं था, बल्कि उसमें क्या होता था? जो चीज़ हम खरीदते थे उसकी क्या होती थी? पैकिंग होती थी। तो इसे क्या कहते हैं? कोठी या फैक्ट्री की स्थापना उन्होंने करवाई। तो उन्होंने जो पहली फैक्ट्री स्थापित करवाई थी वो कहाँ स्थापित करवाई थी? कोचीन में स्थापित करवाई थी। कब करवाई थी? 1503 में यहाँ कार्य किया था। दूसरी बात, उसने दूसरी जो फैक्ट्री स्थापित करवाई थी, कब स्थापित करवाई थी? 1505 में स्थापित करवाई थी। और जगह कौन थी? कन्नूर नामक स्थल पर यह कार्य हुआ था। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहली कोठी कब स्थापित की? 1503 में। कहां पर स्थापित की? कोचीन में स्थापित की। दूसरी जो कोठी होगी वो कब स्थापित करवाएंगे? 1505 में करवाएंगे। और कहां करवाएंगे? कन्नूर में करवाने का कार्य करेंगे। तो हमने देखा ये सारी चीजें रहें। तब क्या होगा कि हम क्या करेंगे? एक अधिकारी के रूप में। जैसे आप देखिएगा जब हमको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जैसे आप देखिए कि लोकल में देखिएगा, अगर आप व्यापारी हैं, क्या है? आप व्यापारी हैं और क्या करते हैं? दूसरों के यहाँ से कुछ खरीद कर लाकर मार्केट में बेचते हो तो आपको फायदा होता है। क्या होता है? फायदा होता है। तो आप क्या करते हो? बार बार यह कार्य करते हो। लेकिन आप देखते हो कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, जैसे भाई भाई की लड़ाई होती है ना। और जानते हो बंटवारे वाला मामला जो होता है सब बेकार ही होता है। और उसी बंटवारे के मामले में क्या होता है? भारत में भी आपसी बंदर बाट टाइप का चल रहा था, आपस में ही भिड़ रहे थे। तो इनको ये लगा कि अब क्या करना चाहिए? हमें अपने अधिकारियों की नियुक्ति करके यहाँ पर कार्य करना चाहिए, जिससे क्या हो? हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो।
क्योंकि जानते हो हमारे दिमाग में या फिर किसी के भी दिमाग में जीवन में असीम इच्छाएं होती है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ऐसा मिल जाए, हमें वैसा मिल जाए। तो पुर्तगाल वालों का भी तो यही मानना होगा ना। तो इस तरीके से पुर्तगालियों ने अपना गवर्नर या वायसराय नियुक्त किया। तो प्रथम जो वायसराय नियुक्त हुआ था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इस व्यक्ति ने दो काम बहुत अलग से किए थे जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर या एसएससी का एग्जाम हो या फिर आईएएस का एग्जाम हो, हर जगह ये पूछा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या पूछा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी। मतलब शांत जल की नीति। शांत जल की नीति के तहत क्या किया था अल्मीडा ने कि आप क्या करोगे, अगर समुद्र में उतरोगे, क्या करोगे? समुद्र में उतरोगे तो मुझे क्या करोगे? टैक्स दोगे। अगर टैक्स दोगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। क्योंकि पुर्तगालियों के पास उस समय बहुत अच्छी नौसेना हुआ करती थी, और नौसेना जिसके पास होगी वही व्यक्ति तो समुद्र पर राज करेगा ना। तो वही समुद्र पर राज करने वाली जो नीति होती है उसे ही क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसने क्या किया था? दमन और दीव पर भी अधिकार कर लिया था। किस पर? दमन और दीव पर भी अधिकार कर लिया था। जो प्रथम वायसराय था इन्होंने क्या किया है? ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, और दूसरा क्या था? दमन और दीव पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। और इसने ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। किसकी? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था कि 1510 में, क्या है? 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से क्या किया था? गोवा को जीत लिया था। क्या किया था? गोवा को जीत लिया था। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जैसे इसने क्या किया था? दमन और दीव को किसने जीता था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। और यहां पर अल्बुकर्क ने किसको जीता? गोवा को जीता। और इसने देखा कि यहां पर हमारे लोग कम है या पुर्तगाली लोग कम है, तो इसने क्या किया कि इसने प्रोत्साहन दिया अपने लोगों को कि तुम लोग क्या करो? भारतीय महिलाओं से क्या कर लो? विवाह कर लो। अगर तुम विवाह करोगे तो तुम्हारी संतान उत्पत्ति होगी, और संतान उत्पत्ति होगी तो हमारा साम्राज्य बढ़ेगा। तो इसने क्या किया? भारतीय महिलाओं से विवाह करने के बारे में बात की और कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए? भारतीय महिलाओं से विवाह करना चाहिए, जिससे हमारी जनसंख्या क्या हो? बढ़ सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? सती प्रथा को रोकने की। सती प्रथा को रोकने का कार्य भी किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। अब यहां पर सती प्रथा की बात आई है तो हम बात कर लेते हैं सती प्रथा के थोड़े से बारे में। जैसे कि सती प्रथा का जो सांकेतिक साक्ष्य मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। और कहां से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? युग्मित समाधान प्राप्त हुआ है। दूसरी चीज, सती प्रथा का जो प्राचीनतम साक्ष्य अभिलेख मिलता है वो कहां से मिलता है? एरण मध्य प्रदेश से मिलता है, जिसमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा का विवरण मिलता है। और आगे चलकर और लोगों ने सती प्रथा के बारे में विवरण दिया था। सती प्रथा में क्या होता था कि जब कोई पुरुष मर जाता था तो उसकी स्त्री को क्या कर दिया जाता, मतलब उसकी पत्नी को उसके साथ ही जला दिया जाता था। उसे ही क्या कहते हैं? सती प्रथा कहते हैं, जो कि कभी भी सही नहीं था। और ये अपना अपना मत है, किसी को क्या लगता है, कैसे लगता है, जो इसको आगे चल के राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से 1829 में क्या करवा दिया था? प्रतिबंधित करवा दिया था। तो हमने देखा कि सती प्रथा को रोकने का कार्य किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने। इसका पहला सांकेतिक साक्ष्य कहां से मिला था? तो लोथल से मिला था। लोथल से क्या मिला था? युग्मित समाधान। और दूसरी चीज, इसका अभिलेखित साक्ष्य कहां से मिला है? एरण अभिलेख से मिला है। एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। और एरण अभिलेख स्थित कहां है? तो मध्य प्रदेश में यह स्थित स्थल है। नेक्स्ट, इसके जो संबंध थे वो कृष्णदेव राय से भी अच्छे थे। किससे अच्छे थे? कृष्णदेव राय से भी अच्छे थे। इसके पश्चात एक और वायसराय आता है जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। क्या है? नीनो डी कुन्हा। और इसने क्या किया था? पुर्तगालियों की राजधानी को क्या बनाया था? गोवा को बनाया था। और कब बनाया था? 1530 में। कब बनाया था? 1530 में यह कार्य किया था। क्या किया था? गोवा को
पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। तो नीनो डी कून्हा ने क्या किया था, 1530 में गोवा को इसकी राजधानी बनाया था। इसमें क्या होता है, ये 1505 से 1509 तक ये होते हैं। कितना, 1505 से 1509 तक इन्होंने काम किया है यहां पर वायसराय के रूप में। और दूसरा जो व्यक्ति अल्बुकर्क, इसने क्या किया है, 1509 से 1515 तक कार्य किया है। ठीक है, तो हमने देखा ये पुर्तगालियों के बारे में। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों से हमने ली क्या क्या चीजें थी, क्या है, हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था पुर्तगालियों से। जैसे हम बात करें कि पुर्तगालियों ने ही हमें किसकी खेती सिखाई थी, तंबाकू की। किसकी, तंबाकू की। दूसरी अफीम की। किसकी, अफीम की। और क्या है, किसने क्या किया था, और जो चीजें दिलवाई थी उसे क्या कहते हैं, अनानास। अनानास, अनानास और काजू, इन सब चीजों के बारे में जानकारी किसने दी थी, पुर्तगालियों ने ही हमें दी थी। और इन्होंने एक चीज और दिया था जिसे कहते हैं गोथिक स्थापत्य। क्या कहते हैं, गोथिक स्थापत्य। और गोथिक स्थापत्य के जनक कौन माने जाते हैं भारत में, पुर्तगाली ही माने, स्थापत्य क्या कहते हैं, स्थापत्य के जनक कौन माने जाते हैं, पुर्तगाली ही माने जाते हैं। जैसे कि आप कुषाण काल में, एंशिएंट पीरियड में देखेंगे, गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ था, उसी तरीके से इस समय क्या होगा, गोथिक स्थापत्य का विकास होगा। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो हमने क्या क्या देखा कि पुर्तगाल वालों ने आकर क्या क्या चीजें की, और उसके पश्चात इन्होंने एक और काम किया था, कार्टज व्यवस्था लाई थी। क्या थी, कार्टज व्यवस्था के बारे में बात की थी। और कार्टज व्यवस्था में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र में उतर रहा है तो उसे क्या होगा, इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और उससे क्या होगा, धन देना पड़ेगा। ऐसा करने वाले आम आदमी ही नहीं थे, बल्कि मुगल बादशाहों ने भी क्या किया है, पुर्तगालियों से क्या लिया है, कार्टज लिया है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हमने इन सब चीज़ों को देखा। और यहीं पर एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, और सबसे बाद में कौन गए थे, पुर्तगाली ही गए थे। दूसरा क्या है, डच, फिर तीसरे इंग्लिश और तीसरे फ्रेंच। ये जो है आपको कोड के तरीके से याद करना है कि आपसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले कौन आएंगे, पुर्तगाली आएंगे, फिर आने वाले कौन है, डच आएंगे, फिर कौन आएंगे, इंग्लिश आएंगे, और फिर कौन आएंगे, फ्रांसीसी भारत में आएंगे। लेकिन अगर इसकी कंपनी के स्थापना के क्रम की बात की जाएगी तो ये बदल जाएगा। पहले कौन आएगा, पुर्तगाली आएंगे, फिर यहां पर कौन आ जाएगा, इंग्लिश, और फिर उसके पश्चात क्या आएंगे, डच आएंगे। अगर कंपनी के भारत मतलब कंपनी की स्थापना की बात की जाएगी तो ये क्रम उल्टा हो जाएगा इधर पे ही। क्या है, अगर कंपनी की स्थापना की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे चीजें बदल जाएंगी कि सबसे पहले कंपनी स्थापित कौन हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी 1599 में, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1602 ईस्वी में हुई थी। लेकिन भारत में पहले कौन आ जाते हैं, डच वाले आ जाते हैं। तो सबसे पहले आया कौन था, पुर्तगाली आए थे, और सबसे बाद में कौन आया था, फ्रांसीसी आए थे। इसको लेकर आपके यहाँ क्रम लगाने को भी पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन हम क्या करेंगे आगे के वीडियो में, और जो विदेशी भारत में आए हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।